हेलो। आ, आवाज़ आ रही है? इफ़ आई कैन गेट अ रिस्पॉन्स। हाँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जनरल फिजियो के साथ। तो बेसिकली हम ना जनरल फिजियोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, मैं तुमको ओवरव्यू दे देता हूँ कंटेंट का। हम सेल एडिशन डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे, होम्योस्टेसिस, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, मॉलिक्यूलर मोटर्स एंड एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। जो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल और ऑर्गेनेल्स वाला पार्ट है ना, ये बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फिजियोलॉजी में ना इसके क्वेश्चंस आते नहीं हैं। हम अभी मतलब बिल्कुल क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं ताकि तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो मिनिमम टाइम में। ठीक है, सेल एडिशन के साथ स्टार्ट करते हैं। जो ये लास्ट वाला टॉपिक है एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, ये डिटेल में नहीं करना अपने को क्योंकि सेकेंड ईयर में है, सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सेल एडिशन के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सेल एडिशन में क्या होता है? सेल एडिशन का मतलब होता है बेसिकली एक सेल का दूसरे सेल के साथ चिपकना। सिर्फ सेल के साथ नहीं, हो सकता है सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी चिपक सकता है। तो तीन तरीके होते हैं सेल के एडिशन शो करने के लिए। फर्स्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेकेंड होता है सेल जंक्शंस के थ्रू, और थर्ड होता है विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अपने को बेसिकली दो डिस्कस करने हैं, सिर्फ सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और सेल जंक्शंस वाला पार्ट। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये होता क्या सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हेल्प करेंगे आपके एक सेल को दूसरे सेल के साथ या फिर एक सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपकने के लिए या एडिशन के लिए। ठीक है, तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो बीच में, या फिर चैट में तो मेरे को नहीं दिखेगा, आप अनम्यूट करके पूछ लेना किसी को अगर कोई डाउट होगा तो। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स में ना चार थोड़ा स्लोली पढ़ाओगे? क्या? थोड़ा स्लोली पढ़ा दोगे? हाँ कोई, ओके थोड़ा। ओके, सॉरी सॉरी, ओके। वैसे जितनी भी जो स्लाइड्स वगैरह होंगे ना, मैं ये ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप ओके। नोट्स वगैरह अगर बना रहे हो तो देखो, आई गेस यूज़ नहीं होगा उसका क्योंकि हम फिर जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। आप नोट्स मत बनाना, मैं एग्जैक्ट सेम स्लाइड्स ना डिटो कॉपी जो जो मैं शो कर रहा हूँ तुमको सेंड कर दूंगा। हाँ। ठीक है, ओके। तुम सिर्फ समझने पे फोकस करो। कोई चीज़ पर्टिकुलर नहीं समझ आएगी तो रिपीट पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल से ना एलिमेंट्स या फिर कह सकते हो कंपाउंड्स हैं जो कि दो सेल के चिपकने में मदद करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कैडहेरिन्स हैं। कैडहेरिन्स क्या होते हैं? ये कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैल्शियम की हेल्प के थ्रू दो सेल्स को चिपकने में मदद करते हैं। इसी तरीके से इंटेग्रिन्स, सिलेक्टिन्स और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो ये चार पार्ट्स हैं ना, ये चार पार्ट्स बेसिकली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स अभी हम सेल जंक्शंस डिस्कस करेंगे, उसमें तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सेल जंक्शंस में क्या है? सेल जंक्शंस ना बेसिकली, अगर ये दो सेल्स हैं और ये इनके माइक्रोविलाई है ना, तो हम इनका ये वाला पार्ट जूम करके देख रहे हैं। दो सेल्स के बीच में जहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, वो वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वही वाला पार्ट है इनके माइक्रोविलाई, और ये दो सेल्स जहाँ पे बीच में ज्वाइन करेंगे। तो जो सेल जंक्शंस होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है टाइट जंक्शन, एक होता है एडहेरिंग जंक्शन या जोनुला एडहेरेंस भी कहते हैं इसको, तीसरा होता है गैप जंक्शंस, फिर आते हैं डेस्मोसोम्स, और लास्ट में आते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स के साथ। हेमीडेस्मोसोम्स, जैसे तुम्हें नाम से पता चल रहा है ना, हाफ। डेस्मोसोम्स तो क्या करेंगे, दो सेल्स को बीच में आपस में ज्वाइन करेंगे। जैसे ये एक सेल की बाउंड, दो सेल की बाउंड्रीज है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, इसके बीच में ना कोई एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल है जो कि इनकी जुड़ने में मदद कर रहा है। वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑब्वियसली सेल एडिशन मॉलिक्यूल होगा, जो कि हमने डिस्कस करा था सबसे पहले कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या करता है, दो सेल के चिपकने में मदद करता है। तो जो सेल जंक्शंस पढ़ रहे हैं ना हम, सेल जंक्शंस एक्चुअली सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की मदद से ही बनते हैं। मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं सेल जंक्शंस की फॉर्मेशन में। तो जितने भी हम सेल जंक्शंस पढ़ेंगे, हर एक के अंदर कोई ना कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि डेस्मोसोम्स हैं, डेस्मोसोम्स में क्या होता है? कैडहेरिन। हेमीडेस्मोसोम्स में क्या होता है? इंटेग्रिन। इसी तरीके से ना हर एक सेल जंक्शन में कोई ना कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल होगा।
तो स्टार्ट करते हैं डेस्मोसोम्स और हेमीडेस्मोसोम्स के साथ। हेमीडेस्मोसोम्स क्या करते हैं, अगर बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुमको क्या डिस्क्राइब करना होता है, तुम्हें लिखने होते हैं सारे के सारे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स कि कौन कौन से सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और कौन कौन से जंक्शन होते हैं। उसके बाद तुमको लिखना होता है कि जो सेल जंक्शंस हैं उसमें कौन सा सेल एडेशन मॉलिक्यूल हेल्प कर रहा है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बस। ठीक है, जैसे हेमीडेस्मोसोम्स है, ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो मैंने पर्पल से शो कर रखी है, ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है। जैसे ये सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो मैंने ये वाला पार्ट जूम करके दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, सो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये पर्टिकुलर पार्ट हेमीडेस्मोसोम कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके बीच में ये जो चिपकने वाला सब्सटेंस है ये है इंटेग्रिन, ये वाला पार्ट। ये इंटेग्रिन जो है सेल एडेशन मॉलिक्यूल, ये हेल्प करता है हेमीडेस्मोसोम के फॉर्मेशन में। अब इस पार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए ना कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन प्लाक हो गया, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गए, ये कुछ फिलामेंट्स हो गए जो कि होते हैं केराटिन के, केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हेमीडेस्मोसोम का, ये सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकेगा किसकी मदद से, इंटेग्रिन्स, और इसकी हेल्प कौन करेगा, प्रोटीन प्लाक और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसी तरीके से होता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम में बस डिफरेंस क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ नहीं जोड़ेगा, एक सेल की बाउंड्री को दूसरी सेल की बाउंड्री के साथ जोड़ता है। वही हर जो सेल जंक्शन होता है उसके अंदर कोई ना कोई सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें भी एक सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, इसके सेल एडेशन मॉलिक्यूल का नाम होता है कैडहेरिन। ये कंप्लीटली ना रटने वाला पार्ट है कि डेस्मोसोम के अंदर कैडहेरिन होता है और हेमीडेस्मोसोम के अंदर इंटेग्रिन होता है, ये पार्ट तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी बेसिकली जो मैकेनिज्म है समझने वाला पार्ट जो है यहाँ पे, वो यही है कि जो सेल जंक्शन होता है ना, हर सेल जंक्शन में ना कोई एक बीच में सेल एडेशन मॉलिक्यूल होएगा और कुछ ना कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स होंगे जो हेल्प करेंगे उसकी स्टेबलाइजेशन के लिए। तो डेस्मोसोम में कौन सा सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है, कैडहेरिन, और कौन सा पार्ट इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, प्रोटीन प्लाक और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये दो थे बेसिकली हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स हेल्प कर रहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ और डेस्मोसोम हेल्प कर रहा है दूसरे सेल के साथ। इसके बाद आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, गैप जंक्शन में जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है ना, ये कनेक्सिन होता है। कनेक्सिन बेसिकली ना सेल एडेशन मॉलिक्यूल प्रॉपर नहीं है, मतलब ये चिपकाने में मदद नहीं कर रहा है, ये कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है। तो इसमें जो प्रोटीन है वो जो कनेक्सिन है, ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल नहीं है, ये सेल के लिए कम्युनिकेशन के लिए एक मॉलिक्यूल है, जो कि एक सेल को, जो ये वाला कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म का और जो ये वाला कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म का, इनमें अगर कुछ एक्सचेंज करना होगा ना इधर से इधर, तो उस पार्ट के लिए गैप जंक्शंस हेल्प करते हैं। गैप जंक्शंस में कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कनेक्सिन, और इसका काम क्या होगा, कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है जोनुला एडहेरेंस और आते हैं टाइट एडहेरेंस। ये दोनों के दोनों एडहेरिंग काम करते हैं सेल को चिपकने के लिए। जोनुला एडहेरेंस और डेस्मोसोम्स में डिफरेंस क्या है, जो जोनुला एडहेरेंस है इनमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, जबकि डेस्मोसोम्स में केराटिन फिलामेंट्स होते हैं। बाकी सारा काम सेम होता है, वही इसमें भी कैडहेरिन है, इसमें भी कैडहेरिन है, डेस्मोसोम्स में भी और जोनुला एडहेरेंस में भी। बाकी जोनुला एडहेरेंस सेम होते हैं डेस्मोसोम्स की तरह, दोनों एडहेयर करते हैं सेल को सेल के साथ। डिफरेंस बस इसका है, एक्टिन फिलामेंट्स का और केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इसके बाद आते हैं टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ, मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होने देंगे। जैसे कि जो गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस अलो करते हैं ना सेल टू सेल के बीच में कुछ एक्सचेंज हो सकता है, ये 100% प्रिवेंट करते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होने देंगे एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। इसमें जो सेल एडेशन मॉलिक्यूल होता है वो होता है क्लोडिन, उसको हम कहते हैं क्लोडिन, और क्लोडिन का ही दूसरा नाम है ऑक्लोडिन। ठीक है, तो ये 5 जंक्शंस आपको करने हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन है जोनुला एडहेरेंस, गैप जंक्शंस, डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक है, इनमें हर एक में कौन कौन से सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्लोडिन है, इसमें और इसमें कैडहेरिन है डेस्मोसोम्स और जोनुला एडहेरेंस में। गैप जंक्शंस में कनेक्सिन प्रोटीन्स होते हैं और हेमीडेस्मोसोम्स में इंटेग्रिन्स होते हैं।
ठीक है, ये बेसिकली सेल एडिशन वाला पार्ट था। सेल एडिशन में अपने को इतना ही पढ़ना है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स आते हैं, कौन सा जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हेमिडेस्मोसोम्स एज सच स्पेसिफिक नहीं होते, जहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी हेमिडेस्मोसोम होगा ही होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि आप रीनल ट्यूब्यूल्स का दे सकते हो या फिर नॉर्मल एपिथीलियम का भी दे सकते हो। हेमिडेस्मोसोम्स तुमसे पूछते भी नहीं है, मेनली गैप जंक्शंस और टाइट जंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो गैप जंक्शंस मेनली होते हैं हमारे जहाँ पे अपने को एक्सचेंज की ज़रूरत है, एक्सचेंज की ज़रूरत और मतलब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो कहाँ पे होंगे ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिकली होते हैं गैप जंक्शंस इन द हार्ट मसल्स। मतलब जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, अगर एक कार्डियक मसल को रैपिड कंडक्शन करवानी है उस केस में अपने पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से जो अपने पास सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्मूथ मसल्स है वो सारे एक साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अपने पास डेट्रूसर मसल होता है यूरिनरी ब्लैडर में, उस केस में भी अपने पास गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एक स्मूथ मसल और दूसरे स्मूथ मसल के बीच में, ताकि रैपिड कंडक्शन हो इम्पल्स का, ताकि एक साथ सिंसिशियम में एक साथ पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो गैप जंक्शन कहाँ पे होगा, मेनली दो एग्जांपल याद कर सकते हैं आप, हार्ट मसल्स में और यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में। टाइट जंक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे अपने को कम्युनिकेशन बिल्कुल रोकना है, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो आप ये दो एग्जांपल याद कर सकते हो, ब्लड ब्रेन बैरियर का और ब्लड टेस्टिस बैरियर का। ठीक है, तो ये पार्ट था अपना सेल जंक्शंस का। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं मैं फिर सेकंड टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो सेकंड हम ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट पता ही है आपको, दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। हम पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये एनर्जी रिक्वायर नहीं होती इसमें। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम, जैसे सिंपल हो गया, और मेनली दो ही होते हैं पार्ट्स इसके, सिंपल और फैसिलिटेटेड। एक मॉडिफाइड होता है ऑस्मोसिस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पैसिव के साथ स्टार्ट करते, सिंपल डिफ्यूजन के साथ स्टार्ट करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब ये जो पार्ट होगा पैसिव डिफ्यूजन का, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ही सिंपल डिफ्यूजन प्रेजेंट होगा, वरना नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है सिंपल डिफ्यूजन के लिए। इसी पार्ट को हम कहते हैं डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं इसी वाले पार्ट को। अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ना तीन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं, वो लिखते हैं। ये एक तो है सबसे पहले सेचुरेशन काइनेटिक्स। सेचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता सिंपल डिफ्यूजन। ये बात हम अभी डिटेल में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिलेक्टिविटी शो नहीं करता और इनहिबिशन भी शो नहीं करता। ये तीनों पॉइंट्स, सेचुरेशन काइनेटिक्स, सिलेक्टिविटी और इनहिबिशन, तीनों पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की वजह से होता है। वो काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ये काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, ये किस वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो या फिर जीरो केल्विन पे सिंपल डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। अब सिंपल डिफ्यूजन किसको फॉलो करता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था, इसके अकॉर्डिंग चलेगा सिंपल डिफ्यूजन। ये कहता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन और डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एक सेकेंड, ठीक है। तो जो फिक्स लॉ होता है ये कहता है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है वो होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अब डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपिड सोल्यूबिलिटी। मतलब जितना मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल होगा उतना इजीली डिफ्यूज कर सकता है। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक मॉलिक्यूल ले सकते हो ग्लूकोज और एक ले सकते हो सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और उसका मॉलिक्यूलर साइज भी ज़्यादा होता है। हाँ, एक सेकेंड, शायद कोई ज्वाइन कर रहा है। या नीतू, मैं ना एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक ना कंप्लीट कर दिया ट्रांस उसका सेल एडिशन वाला। मैं ना इसके नोट्स भेज दूंगा तुमको। अभी ट्रांसपोर्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया है जस्ट, तो ट्रांसपोर्ट के साथ ठीक ही तुम कंटिन्यू कर लो, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी तक इतना ही बताया ट्रांसपोर्ट में कि दो टाइप का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेन डिफरेंस इनमें बस यही होता है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो सिंपल डिफ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल डिफ्यूजन में ना ये कुछ पॉइंट्स है, ये मैंने अभी डिस्कस करे थे इनके साथ। क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होता है, ये वाला पार्ट तो तुमको पता ही है। इसकी वजह ये तीन पॉइंट्स है ना, सेचुरेशन, काइनेटिक्स, सिलेक्टिविटी, इनिबिशन, ये तीनों पार्ट शो नहीं करता सिंपल डिफ्यूजन। ये पार्ट हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद आता है जो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। और काइनेटिक एनर्जी तुमको पता है टेम्परेचर की वजह से होती है, तो एट एब्सोल्यूट जीरो या फिर जीरो केल्विन पे डिफ्यूजन एब्सेंट। अब जो सिंपल डिफ्यूजन है, ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, जो कि क्या कहता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन या सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तुम ना बस अभी समझ लेना, ये सारी चीज़ें ना मैं तुमको ग्रुप पे भेज दूंगा प्रिंटेड, मतलब सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है। मतलब तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ये ये वही मतलब फॉर्मूला वाला पार्ट है कि जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है। इसमें जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। जो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट क्या कहता है, अगर जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल डिफ्यूज करेगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना कम डिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक पॉइंट याद रखना है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। नॉर्मली डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होता है, जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम जो तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सेचुरेशन काइनेटिक्स, इनिबिशन, और एक पार्ट और डिस्कस करा था ना अपन ने, सिलेक्टिविटी या फिर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, मैं तुमको ना ग्राफ की मदद से बताता हूँ, बहुत ईजी है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को चेक कर रहे हैं। किसके साथ चेक कर रहे हैं, विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने लेट कर लो ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक ये कंपार्टमेंट है ए और एक ये कंपार्टमेंट है बी। एक मॉलिक्यूल को ना यहाँ से यहाँ जाना है, लेट कर लो जो मॉलिक्यूल है ये वो मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में जाना है, लेट कर लेते हैं ये मॉलिक्यूल इस कंपार्टमेंट में भी प्रेजेंट है, बट इस कंपार्टमेंट में ये मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इस कंपार्टमेंट में ये मॉलिक्यूल्स कम है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ना, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। ये पार्ट कहता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। बट जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अपन ने डिस्कस करा था, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये एप्लीकेबल नहीं होता। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेचुरेशन काइनेटिक्स शो करता है। सेचुरेशन काइनेटिक्स मतलब
अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या तो ये चैनल के थ्रू होगा या किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा। दोनों में डिफरेंस होता है, चैनल में डिफरेंस होता है, ट्रांसपोर्टर में डिफरेंस होता है। ट्रांसपोर्टर को हम कैरियर भी कहते हैं। ये पार्ट मैं अभी टेबुलर फॉर्म में तुमको दिखाऊंगा। बाकी डिस्कस करते हैं सेचुरेशन काइनेटिक्स। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ना, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता रहता है वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता रहता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन को शो कर रहा है। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इनिशियली जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इंक्रीज होगा, बट कुछ टाइम के बाद सेचुरेशन हो जाती है, क्योंकि जो कैरियर्स या चैनल्स होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टर्स और चैनल्स होते हैं, ये फिलअप हो जाते हैं इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और वो फर्दर इससे अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा डिफ्यूजन शो नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मतलब सेचुरेट हो जाता है कि इतना ही होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस लेवल से, इस पर्टिकुलर लेवल से अब इंक्रीज नहीं करेगा, चाहे तुम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कितना भी इंक्रीज कर दो। ये पार्ट होता है सेचुरेशन काइनेटिक्स का। इनिबिशन क्या कहती है? इनिबिशन का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, जैसे कि ये एक सेल है अपना, इस सेल की ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे अपने पास कोई ट्रांसपोर्टर है जो कि इस मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो इनिबिशन होती है वो होती है कि कोई एक अदर मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक जाए और इसके ट्रांसपोर्ट को अलो ना करे, उस पार्ट को हम कहते हैं इनिबिशन। सिंपल डिफ्यूजन में कोई ट्रांसपोर्टर कैरियर था ही नहीं, तो उसमें इनिबिशन जैसा कोई पार्ट नहीं होता। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी क्या होती है? ये जो ट्रांसपोर्टर होता है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी को भी ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं इधर से उधर, बट कुछ ट्रांसपोर्टर स्पेसिफिक होते हैं कि इसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है। और सहाना, हम ना एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो तुम अभी यहीं से कंटिन्यू कर लो। जो पार्ट तुम्हारा रह जाएगा ना, वो मैं वैसे ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगा, ये मैंने जो जो मतलब डाल बना रखे हैं। बाकी हम ना अभी डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये वैसे बहुत बेसिक पार्ट है, तुमको आता भी होगा अच्छे से, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने ना इसमें बस अभी तक सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थोड़ा सा डिस्कस करा है। तुम अभी यहीं से कंटिन्यू कर लो, ठीक है? ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी हैं, सेचुरेशन काइनेटिक्स, इनिबिशन और स्टीरियो सिलेक्टिविटी, तीन चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स में क्या डिफरेंस था। ठीक है, अपने पास हमने दो चीज़ें कही थी ना, एक अपने पास चैनल्स होते हैं और एक अपने पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स को अपन कैरियर्स भी कहते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है चैनल्स और कैरियर्स में या फिर ट्रांसपोर्टर्स में? तो जो चैनल्स होते हैं ना, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, मतलब एक तरीके से ना, अगर ये अपने पास सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो कैरियर कुछ इस तरीके से होता है, हमेशा ओपन रहता है। जबकि ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर के अंदर ना कुछ स्पेस होता है जिसपे कुछ चीज़ बाइंड कर सकती है और वो उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो बेसिकली डिफरेंस, इनमें मेन डिफरेंस यही होता है, ये पोर्स बनाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से, और ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्टर्स, ये सोल्यूट्स को बाइंड करते हैं और कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बीच में? जो चैनल्स हैं ये अपने पास सिर्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होते हैं, जबकि जो कैरियर्स होते हैं ये अपने पास फैसिलिटेटेड एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में हेल्प करते हैं। एक्टिव में कैसे हेल्प करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद चैनल्स हमेशा ओपन रहते हैं, तो तुम खुद गेस कर सकते हो कि ये फास्ट होंगे, और ट्रांसपोर्टर्स कैसे होंगे, स्लो। इसके बाद जो आयन चैनल्स होते हैं अपने पास, आयंस चैनल, दे कैन बी वोल्टेज गेटेड, लिगेंड गेटेड और मैकेनिकली गेटेड। वोल्टेज गेटेड का क्या मतलब है? ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना, हो सकता है तुमसे क्वेश्चंस में ना पूछे, बट जब हम नर्व मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए। वोल्टेज गेटेड का मतलब होता है कोई ना कोई एक्शन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन के थ्रू ओपनिंग होगी इन चैनल्स की। मैकेनिकल गेटेड का मतलब होता है कुछ प्रेशर वगैरह से खुलेंगे ये वाले चैनल्स। लिगेंड गेटेड का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर हार्मोन या केमिकल स्पेसिफिकली इन चैनल्स को ओपन या क्लोज करवाता है। इसके बाद ये हमने आयन चैनल डिस्कस कर लिए, ये वाला पार्ट। अब हम देखते हैं कुछ टाइप का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो टाइप से हो सकता है, आइदर यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब होता है सिर्फ कोई एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है,
को ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स एक साथ जा रहे हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें एक डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट फर्दर दो टाइप्स का होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या एक मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कहेंगे एंटीपोर्ट। ये बेसिक था अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, सेचुरेशन काइनेटिक्स, इनिबिशन और स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। इसके बाद ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस बहुत ही छोटा है। डिफरेंस क्या है इसका सिंपल डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे पास सॉल्यूट मूव कर रहा था। तो हम ऑस्मोसिस को हमने देखा था कि जो सिंपल डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन को हम मैथमेटिकली लिख रहे थे डी डेल्टा सी ए डिवाइडेड बाय टी। ऑस्मोसिस को हम मैथमेटिकली लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। वही नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो अपन ने 11-12 में पढ़ा था ना, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। हमने बेसिकली क्या किया है, जो अपने पास ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई वी हो गया ना। और मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। तो और प्रेशर को हमने बस सिंबल चेंज कर दिया, इसका पाई से डिनोट कर दिया। ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑस्मोसिस के लिए, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। ठीक है, तो इसमें ना अब ऑस्मोसिस की जो तीन चीज़ें होती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, वो मैं एज्यूम करता हूँ आपको अच्छे से आते होंगे, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। अब दो वैल्यूज़ लर्न कर सकते हो जो आपके हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के दो एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल सेलाइन, इसमें कंसंट्रेशन होती है 0.9% NaCl, और एक होता है 5% ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो 5% सॉल्यूशन होता है वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, सॉरी प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, सिंपल और ऑस्मोसिस। ये तीन ही आपको डिस्कस करने हैं मेनली पैसिव ट्रांसपोर्ट में। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं। एक्टिव और पैसिव में मैंने आपको डिफरेंस बताया था पहले, सिर्फ एक मेन डिफरेंस होता है कि इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कौन सी फॉर्म होगी, मेनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी तक जितना भी अपन ने डिस्कस करा है, दैट इज अ सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपके ना 10 ईयर्स में भी एक क्वेश्चन है, तो ये वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीज क्या होता है, एक को ट्रांसपोर्टर है। को ट्रांसपोर्टर अभी हमने डिस्कस करे थे ना, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इसमें ना दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इसमें ना डिटेल में मैकेनिज्म पूछते हैं इसका। एक होता है अल्फा पार्ट, एक होता है बीटा पार्ट। जो अल्फा पार्ट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सारा काम यही करेगा। बीटा पार्ट सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए आप कह सकते हो है इसके साथ। अब अल्फा में क्या क्या होता है, अल्फा में एक इनसाइड होती है सोडियम बाइंडिंग साइट, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये आपका सेल है। ठीक है, सेल वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ सोडियम, ये सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट है जहाँ पे सोडियम बाइंड करेगा अल्फा के अल्फा मॉलिक्यूल। ये बेसिकली हैं क्या चीज़, अल्फा और बीटा पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर चिपके हुए हैं। अब सोडियम बाइंडिंग साइट होती है और दो साइट्स और होती हैं इसके पास, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट इनसाइड, और एक साइट और होती है यहाँ पे फॉस्फेट बाइंड करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बाहर की तरफ इसके पास एक साइट होती है जहाँ पे दो पोटेशियम एक साथ बाइंड करते हैं। जो अंदर वाली साइड थी यहाँ पे तीन सोडियम एक साथ बाइंड करते हैं। बाहर की साइड अपने पास एक मॉलिक्यूल और होता है, एक साइट और होती है। ये साइट नहीं भूलनी है आपको, ये साइट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है इस पंप के लिए, जो कि हम कार्डियक जो भी मतलब आपको सीवीएस पढ़ाएगा ना, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, उसमें एक डाइगॉक्सिन के बारे में बताएगा वो आपको, डिजिटली से डाइगॉक्सिन। ये फार्माकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ईयर में। जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जहाँ पे पोटेशियम बाइंड कर रहे हैं ना, उसी के पास एक बाइंडिंग साइट है जिसको आप बोलते हैं ओवरबेन बाइंडिंग साइट। इस साइट पे एक्ट करता है डिजिटलिस या फिर डाइगॉक्सिन, ड्रग होती है जो कि इस पंप को इनिबिट करती है। ये पार्ट हम सीवीएस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बीटा मॉलिक्यूल है, इसके पास तीन साइट्स होती हैं, तीनों साइट्स सेम होती हैं फॉर द बीटा ग्लाइकोसाइलेशन।
बस नाम याद कर लो, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। अब ये पंप एक्ट कैसे करता है, इसका काम क्या है, इसको 3 सोडियम सेल के अंदर से बाहर फेंकने हैं और 2 पोटेशियम सेल के बाहर से अंदर फेंकने हैं। ठीक है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट क्या करती है, एटीपी को ये ना फ्लो चार्ट आपको पूछते हैं मतलब पेपर में, तो आपको ना फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखना है इसको। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एटीपी बाइंड करेगी एटीपी बाइंडिंग साइट पे। इस एटीपी बाइंडिंग साइट पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज के पास इंट्रिंसिक एटीपीएज एक्टिविटी होती है। इंट्रिंसिक एटीपीएज एक्टिविटी क्या करेगी, एटीपी को क्लीव कर देगी इनटू द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये फॉस्फोराइलेशन साइट पे बाइंड करेगा, ये है आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में एटीपी बाइंड हो रहा है, उसके बाद वो टूट रहा है। सेकंड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन साइट पे ये फॉस्फेट बाइंड कर रहा है। इस फॉस्फेट के बाइंड करने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड अल्फा पॉलीपेप्टाइड में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है और ये घूम जाती है, मतलब ये वाला पार्ट बाहर चला जाता है, ये वाला पार्ट अंदर चला जाता है, जिससे क्या होगा, जो 2 पोटेशियम बाहर बाइंड करे हुए हैं वो अंदर आ जाएंगे और जो 3 सोडियम अंदर है सेल के वो बाहर चले जाएंगे। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है। मैं रिपीट करता हूँ, एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी एक्टिविटी की वजह से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन साइट पे बाइंड करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। तो इसमें कपलिंग रेशो क्या होगी, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ये पार्ट आपको याद रखना है, कपलिंग रेशो वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या कर रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, अंदर से एक आयन को एक्स्ट्रा बाहर फेंक रहा है। अब इसके लिए इसके पास पावर कहाँ से आएगी, इस एटीपी से, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन रखनी होती है सेल्स में। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलाइजेशन का अपोजिट काम कर रहा है, एक प्लस चार्ज को एक्स्ट्रा बाहर भेज रहा है, तो इस काम के लिए इसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलती है इसको एटीपी से। तो ये बेसिकली था अपना सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वाला पार्ट। अब इसका मेन काम क्या होता है, ये वाला पार्ट तो मैं डिस्कस कर ही लिया था तुम्हारे साथ। इसके बाद आता है कि इसका काम क्या होता है, तो ये पार्ट तो मैंने तुमको बताया था ना, अल्फा बीटा सब यूनिट होती है, तो जिसमें भी प्रोटीन की यूनिट्स अलग अलग होती हैं तो हम उसको हेट्रो कहते हैं, और क्योंकि इसमें 2 यूनिट्स हैं तो इसको हम हेट्रोडाइमर कहेंगे। अभी इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के साथ ये डिफरेंस करता है। मेन डिफरेंस क्या करेगा, ये एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज को बाहर भेजेगा। अब सोडियम पोटेशियम पंप का ना यूज पूछते हैं कि इसका मेन काम क्या है सेल में, और बच्चे क्या लिख के आते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना इसका सेकेंडरी काम है। मेन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ द सेल वॉल्यूम। अब रेगुलेशन ऑफ द सेल वॉल्यूम कैसे करता है ये, देखो ये पार्ट आपको अच्छे से पता होगा कि जहाँ पे सोल्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, या फिर आप कह सकते हो वहाँ हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा जाएगा, वाटर ज़्यादा जाएगा। अब लेट कर लो सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा है, सेल के अंदर अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा अंदर आएगा, पानी ज़्यादा अंदर आएगा तो सेल स्वेल ज़्यादा करेगा, और सेल स्वेल ज़्यादा करेगा तो उसकी बर्स्टिंग के चांस रहते हैं, तो बर्स्टिंग के चांस रहते हैं। तो इस वजह से सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को बाहर फेंक रहा है सेल के, तो सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है, यानी कि सेल की लाइसिस, सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, सेल को वॉल्यूम को मेंटेन करना, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना भी इसका काम है, बट वो सेकेंडरी काम है। अब अगर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप अगर एक्ट ना करे, मतलब वर्क ना करे, तो क्या होगा, सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, पॉजिटिव आयंस को कंपनसेट करने के लिए क्लोरीन भी आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा तो NaCl हो गया, हाइपरटोनिक हो गया तो वाटर भी आ जाएगा, वाटर आ गया तो सेल स्वेल हो जाएगा, बर्स्ट कर सकता है, फट सकता है, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ द सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने तुमको मैकेनिज्म इसका डिटेल में डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का, कि किस तरीके से सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस काम करता है
सोडियम को बाहर फेंकने में। ये पार्ट ना दोबारा डिस्कस करेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी में, जब हम डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसके बाद पैसिव और में हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और एक्टिव में अपन ने डिस्कस करा सोडियम पोटेशियम पंप। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव में हमने देखा, ये जो पार्ट देखा ना अपन ने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वाला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिटेल में डिस्क्राइब करना है, तो एग्जामिनर आपसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ और मेथड्स देखते हैं वैसे ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, एक होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो उनका बस एक फैंसी सा नाम बना रखा है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं। और एक और बात, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, मतलब इस पार्ट में भी एनर्जी यूज होती है, तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। अब एक्सोसाइटोस जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है, ये फर्दर दो टाइप का होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सोसाइटोसिस में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, ये मॉलिक्यूल्स पैक होंगे, एक वेसिकल बनेगा, उसके बाद अटैच होंगे ये इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे इस तरीके से। एंडोसाइटोसिस में बिल्कुल उल्टा होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, हम बाहर से मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ला रहे हैं, तो मेम्ब्रेन क्या करती है, इसमें प्रोट्रूड करती है इस तरीके से, इन मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करना है और इस तरीके से ये अंदर आ जाएंगे। अब बेसिकली एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस जो है ना, इसमें अगर आपसे वो पूछते हैं तो इसमें आपको मेनली डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको ये वाला जो मैंने बनाया मतलब सिंपल सा ही है लिटिल बिट, अगर आपको बेटर लगता है तो आप एक के जैन वाला भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल बनाया हुआ है उन्होंने भी। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में डिफरेंस यही है बेसिकली, एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर फेंकता है सामान को और एंडोसाइटोसिस अंदर लेके आता है। और अगर आपसे डिफरेंसेस पूछेंगे तो क्या डिफरेंसेस हैं, जो एक्सोसाइटोसिस है इसमें देखो हो क्या रहा है, जो ये वेसिकल है ना, ये वेसिकल अब जैसे बाहर जाएगा, इस वेसिकल का कुछ पार्ट इस पे मेम्ब्रेन पे चिपक जाता है, मॉलिक्यूल्स तो बाहर चले गए, बट जिस वेसिकल के अंदर ये पैक्ड हुए थे ये सारे मॉलिक्यूल्स, वो वेसिकल का पार्ट इस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाता है, जिसके कारण इसका जो सरफेस एरिया होता है मेम्ब्रेन का, वो इंक्रीज हो जाता है। तो एंडोसाइटोसिस में बिल्कुल उल्टा होएगा। एंडोसाइटोसिस में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो पैक होके अंदर आ रहे हैं ना, ये वाला जो मेम्ब्रेन का पार्ट है ये टूट कर वेसिकल बन जाएगा, तो जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो ये पार्ट आप कह सकते हो डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन किस में होता है, एंडोसाइटोसिस में। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने जैसे कि बताया था पहले ही, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, और कुछ डॉकिंग प्रोटीन्स होते हैं। डॉकिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं, डॉकिंग का मतलब होता है जो कि इनकी हेल्प करेंगे चिपकने में और अंदर बाहर जाने में। मतलब कि यहाँ पे अगर ये अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, तो ये मॉलिक्यूल को अगर इस पे चिपकना पड़ेगा पहले इस वाले पार्ट पे, उसके बाद बाहर जाएगा, तो यहाँ पे इस पार्ट को और इस पार्ट को चिपकने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं ना, उनको हम डॉकिंग प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये अपने को ना इतना डिटेल में करना नहीं है, सिर्फ आप डॉकिंग प्रोटीन्स भी बोल सकते हो। बाकी बेसिकली आपको पेज फिल करना है ना वहाँ पे, तो आप लिख भी सकते हो वी स्नेयर, टी स्नेयर, नाम नहीं याद रहेंगे तो बेसिकली डॉकिंग प्रोटीन्स कर देना। मेन डायग्राम जरूर बनाना, बेसिकली पेज भरने के लिए जितने आप डायग्राम्स ज़्यादा बनाओगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा स्कोर करने में। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेस यही हैं इसमें कि एक्सोसाइटोसिस बाहर फेंकता है, एंडोसाइटोसिस अंदर, और सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है कि सेल मेम्ब्रेन के एरिया को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और एटीपी ये वाला पार्ट दोनों में सेम है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, डॉकिंग प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद जो एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का क्या मतलब है,
ये बेसिकली सॉलिड सब्सटेंसेस को जब हम इनटेक करते हैं, एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, सेल के अंदर आ रहा था सामान, तो जो सेल के अंदर क्या आ सकता है, या तो कुछ सॉलिड आ सकता है, लिक्विड आ सकता है। सॉलिड आएगा तो उसको फेगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर लिक्विड आएगा तो उसको हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। इसके बाद एक टाइप और होता है क्लेथ्रिन मेडिएटेड एक्सोस एंडोसाइटोसिस। क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस यही है जो हमने अभी डिस्कस करा था। इसमें क्या होता है, मैं इसकी और डिटेल्स बताता हूँ। जैसे कि हमको ना ये वाले मॉलिक्यूल्स सेल को इंजेस्ट करने हैं, अंदर लाने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट जो स्टेप होता है, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर जो ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं, इनके ऊपर बाइंड करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के पास रिसेप्टर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है ना, जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इसमें एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं क्लेथ्रिन। क्लेथ्रिन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन मॉलिक्यूल्स को। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, ये दोनों एंड्स जो होंगे, ये वाला एंड और ये वाला एंड अप्रॉक्सीमेट करेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा ये अंदर आ जाएगा, और क्लेथ्रिन इसको कोट करके रखता है। इसको हम बोलते हैं क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, या फिर रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि रिसेप्टर के ऊपर जुड़े थे सबसे पहले। तो ये 3 टाइप के एंडोसाइटोसिस होते हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियम। ये वाला पार्ट मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीनल फिजियोलॉजी में। रीनल फिजियोलॉजी में आपको सेम टू सेम ये वाला पार्ट दिखेगा, वहाँ पे टर्म्स बार बार यूज होंगी, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर क्या होता है। ठीक है, पैरासेलुलर क्या होता है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, इन सेल के बीच में जो हमने पार्ट डिस्कस करा था ना, सेल एडिशन वाला, यहाँ पे होते हैं सारे सेल एडिशन वगैरह वाला पार्ट जो भी होता है। इनके बीच में ना कुछ बहुत माइन्यूट गैप्स होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस वाले। अगर कोई पार्ट इस को ट्रांसवर्स करता है, मतलब इस वाले पार्ट के थ्रू, इस वाले पार्ट के थ्रू ट्रांसफर करता है एक साइड से दूसरी साइड को, उसको हम बोलते हैं पैरासेलुलर। पैरा शब्द का मतलब होता है सेल के एडजेसेंट, सेल के थ्रू नहीं, सेल के एडजेसेंट। ट्रांससेलुलर का मतलब होता है सेल के थ्रू, अगर सेल के अंदर से जा रहा है ना, उस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांससेलुलर पाथ। तो ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, पैरासेलुलर और ट्रांससेलुलर। ये मैंने डिस्कस यहीं पे करें, वैसे रीनल फिजियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। पैरासेलुलर कहाँ से जा रहा है, 2 सेल्स के बीच से, और ट्रांससेलुलर कहाँ से जा रहा है, सेल के अंदर से। ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीनल फिजियो में, अभी इस पर इतना ध्यान मत दो, बस याद रख लेना इन टर्म्स का मतलब, पैरासेलुलर क्या होता है, ट्रांससेलुलर क्या होता है। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पास, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पार्ट भी रीनल फिजियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन, और यहाँ पे भी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इसकी। सेकेंडरी का क्या मतलब होता है कि डायरेक्टली ये एनर्जी को यूज़ नहीं करेगा। प्राइमरी एक्टिव जो हमने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस यूज़ करा था ना, उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस खुद एनर्जी को यूज़ करा था एटीपी को, तो उसका मतलब था प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या है, ये अपने पास एक सेल है। अब मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि ये अपने पास नेफ्रॉन होता है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम ये क्या चीज़ है, ये एक सेल है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये सेल कहाँ पे है, जो ये एक ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर एक सेल को देख रहे हैं, इस एक सेल को हमने एनलार्ज करके देखा है। जो ये वाली साइड है ये होती है ल्यूमेन, और ये वाली साइड है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जो ल्यूमेन है यहाँ पे यूरिन फ्लो करता है इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन या फिर ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। तो जो ये सेल्स होंगे, इस सेल्स की एक ये वाली साइड होएगी और एक ये वाली साइड होएगी। जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड होती है ल्यूमेन वाली, ये वाली साइड होती है इंटरस्टिशियल स्पेस वाली, और हम इसको दूसरा पार्ट कहते हैं बेसोलेटरल। ये बेसोलेटरल साइड होएगी, और इधर बताता हूँ, जैसे ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन, और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका बेसोलेटरल। ये आपका सेल है। हम इसके अंदर मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि कैसे चल रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये आपकी ल्यूमेन वाली साइड है, मतलब यहाँ पे आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रही है। ये आपका बेसोलेटरल वाली साइड है, या फिर कह सकते हो इंटरस्टिशियल स्पेस वाली साइड है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के बाद
यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जो भी मॉलिक्यूल यहाँ से, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज हम नहीं चाहते कि यूरिन में एक्सक्रीट हो, हम चाहते हैं एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा ल्यूमेन में से, सेल के अंदर जाएगा, सेल से फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में अपने पास ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर ब्लड वेसल से सर्कुलेशन में। अब उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म बताओ या फिर अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म बताओ, तो आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताना है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? अब देखो सेकेंडरी एक्टिव का है, मतलब एक्टिव तो है ही, मतलब एनर्जी तो यूज होगी बट डायरेक्टली यूज नहीं होगी, इनडायरेक्टली यूज होगी। अब इनडायरेक्टली कैसे होती है? ये अपना सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वाला पार्ट है, जिसमें 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ये गलती से मैंने एक दिखाया, एक्चुअली 2 होते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली ये पंप क्या कर रहा है? ये वाला पंप तो एनर्जी यूज करेगा ही करेगा, इसको तो एटीपी यूज करनी ही करनी है। तो 3 इसने सोडियम बाहर फेंक दिए और 2 पोटेशियम अंदर फेंक दिए। बेसिकली क्या कर रहा है ये पंप? सोडियम को कम कर रहा है। अब सोडियम को कम कर रहा है तो अब इधर क्या, इधर कुछ ना कुछ सोडियम प्रेजेंट होगा, अपने पास यूरिन के अंदर सोडियम होता ही होता है। तो ये पंप क्या करता है? अंदर सोडियम कम कर देता है। अब यहाँ कम हो गया, यहाँ पे सोडियम पहले है ही, अब यहाँ पर और यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है तो अपने पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, उसके लिए कोई सेकंड रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब जो उसको वो चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अवेलेबल हो गया यहाँ पे सोडियम कम करने से। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अवेलेबल किसने करवाया? इस पंप ने। मतलब एनर्जी यूज हुई है बट इनडायरेक्टली यूज हुई है, क्योंकि यहाँ से अब जो सोडियम आएगा ना अंदर, वो इस पंप के थ्रू आता है। इसको हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीनल फिजियोलॉजी में। अभी जितना है ना बस उतना ही कर लो कि सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है। को ट्रांसपोर्टर होता है, हमने एक चीज डिस्कस करी थी ना, को ट्रांसपोर्ट, यूनि ट्रांसपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट ही सोडियम अंदर आने के साथ साथ ना ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को भी ले आता है। अगर ग्लूकोज को लेके आएगा तो उस पार्ट को हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अगर अमीनो एसिड को लेके आता है उस ट्रांसपोर्टर का स्पेसिफिकली नाम अपने को नहीं पढ़ना, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ? ग्लूकोज यहाँ से, इस वाले पार्ट से अपने को ब्लड वेसल तक पहुंचाना है। हमने एनर्जी यूज करी बट इनडायरेक्टली, इस पंप ने यूज नहीं करी, इस वाले पंप ने यूज करी है। ये क्या होगा? सॉरी, हाँ तो कहाँ पे थे? सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया? एटीपी यूज करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया, जिसके कारण सोडियम के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ग्लूकोज और अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो गए। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला, कि ल्यूमिनल साइड से ग्लूकोज को अपने को यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाना है, बट उसके लिए हेल्प कौन कर रहा है? ये सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि सोडियम की कंसंट्रेशन को यहाँ पे कम कर रहा है, जिससे एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, उस ग्रेडियंट की वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये बेसिकली पढ़ना था अपने को ट्रांसपोर्ट में। ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एक बार। ट्रांसपोर्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्राइमरी एक्टिव, वेसिकुलर, सेकेंडरी एक्टिव और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियम। तो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में ना बस आप अपने को इतना ही करना है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम वाला जो पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो री वाले टेस्ट में भी। तो डेफिनेशन क्या होती है होम्योस्टेसिस की? मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वाला पार्ट सारा रटने वाला है, जो इंपॉर्टेंट होगा ना समझाने वाला पार्ट, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद एक टर्म थी मिल्यू इंटीरियर। मिल्यू इंटीरियर का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये टर्म दी थी क्लॉड बर्नार्ड ने। ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, आपको 2 टर्म्स याद रखनी है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट टर्म है मिल्यू इंटीरियर, ये टर्म दी थी क्लॉड बर्नार्ड ने, और होम्योस्टेसिस टर्म दी थी वॉल्टर कैनन ने। कैसे याद कर सकते हो? मिल्यू इंटीरियर, एम को उल्टा करोगे तो डब्ल्यू होता है, तो जो मिल्यू इंटीरियर वाली टर्म है वॉल्टर कैनन ने नहीं दी, ठीक है।
उल्टा करना है आपको। मिलियो इंटीरियर वाली जो टर्म है वॉल्टर कैनन ने नहीं दी है, होम्योस्टेसिस टर्म वॉल्टर कैनन ने दी है। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। हो सकता है आपसे ना एक क्वेश्चन पूछे, उसमें ना दो ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हो कि होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, एक में दिया हुआ हो इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो आपको टिक करना होगा एनवायरनमेंट वाला, क्योंकि होम्योस्टेसिस में हर चीज़ कवर होती है, कंप्लीट एनवायरनमेंट कवर होता है, जिसमें टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी, हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, स्टिमुलस आएगा, कोई डिस्टर्बेंस हुई बॉडी के अंदर, उसके कारण क्या होता है, कुछ फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण इफेक्ट आता है, जिससे होम्योस्टेसिस वापस आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, जो कि अपने पास डिस्टर्बेंस है। एक्टिवेशन हुआ बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का, जो कि अपने पास फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसके अंदर इफेक्ट क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब होम्योस्टेसिस में अपने को दो चीज़ें डिस्कस करनी है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, मोस्ट ऑफ द जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना अपने पास, वो नेगेटिव फीडबैक वाले होते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि जो वेरिएबल चेंज हुआ है ना, जैसे कि कोई एक, जैसे बीपी का ही डिस्कस करा था, तो उसका रिवर्स चेंज होना, मतलब बैक टू नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट है, वो हम नेगेटिव फीडबैक में पढ़ेंगे कि कुछ ना कुछ वेरिएबल चेंज हुआ और वापस नॉर्मल हो गया, तो नेगेटिव फीडबैक है। बट अगर चेंज होने के बाद और ज़्यादा चेंज हुआ जा रहा है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या फ्लो चार्ट है, सेंसेशन हुई, मतलब कुछ चेंज हुआ था, चेंज को हमने सेंस किया, सेंस करने के बाद वो कंट्रोल सेंटर या फीडबैक सेंटर के पास गया, उसके बाद क्या आया, इफेक्ट। अब एग्जांपल्स क्या है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रेगुलेशन, एंडोक्राइन में हम सारा का सारा डिस्कस ही यही करते हैं, ये वाला पार्ट, हार्मोन रेगुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन और ब्लड शुगर रेगुलेशन, ये आपको एग्जांपल्स लिखने में काम आएंगे कि नेगेटिव फीडबैक में आपको एग्जांपल्स देने होंगे तो कौन कौन से हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हार्मोन्स को मेंटेन करना, हार्मोन की रेगुलेशन सॉरी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, इसके बाद आता है पॉजिटिव फीडबैक। ये वाला पार्ट ना, इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है कि जैसे कि टेम्परेचर अगर जैसे इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी काउंटर रेगुलेट करती है उसको स्वेटिंग के साथ, अगर डिक्रीज हो जाता है तो शिवरिंग कॉज करती है, जिससे हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ये वाला पार्ट हम सीएनएस में भी डिस्कस करेंगे, सीएनएस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट। ब्लड प्रेशर वाला पार्ट हम सीवीएस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हार्मोन रेगुलेशन वाला पार्ट हम एंडोक्राइन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ऑस्मोलैरिटी वाला पार्ट हम डिटेल में रीनल में डिस्कस करेंगे। ये चारों पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, इसमें अगर एक बार जो चेंज हो गया ना, वो चेंज बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, अब डिलीवरी वाला टाइम है कि यूट्रस को डिलीवर करवाना है बेबी को, तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस को अब हमें कम नहीं करनी, नॉर्मल नहीं करनी अपने को, हमको और इंक्रीज करनी है, जिससे डिलीवरी स्मूथ हो, तो उसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ब्लड क्लॉटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम हिमैट में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट को। ब्लड क्लॉटिंग एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल होता है, एक बार अगर क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो क्लॉटिंग होती ही रहती है। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कैसे होती है। इसे चाइल्ड बर्थ वाला ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं इसको। इन सब में ना आपको, और आप कोशिश करना फिजियोलॉजी में ना स्कोर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, फ्लो चार्ट। जिस क्वेश्चन में ना आप फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाओगे ना, आपको फॉर श्योर मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। डायग्राम्स पे इतना फोकस मत करना फिजियोलॉजी में, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट्स बनाना। मैं ना जितना भी आपको जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्लो चार्ट के फॉर्म्स में ही बताऊँगा कि फर्स्ट पार्ट उसमें ये हो रहा है, उसके बाद आपको एरो लगा के सेकंड पार्ट आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है, तो कोशिश करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप फ्लो चार्ट बनाओगे। ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, चाइल्ड बर्थ वाला। इसमें बेसिकली होता क्या है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से डिस्टेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जब बेबी बाहर आने लगता है ना, वो सर्विक्स को डायलेट करने की कोशिश करता है। उस डायलेशन से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा
ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, और कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा तो सर्विक्स और डिस्टेंड करने की कोशिश करेगी। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि अपने पास अगर ये सर्विक्स की ओपनिंग है, बेबी का ये हेड है, यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये इसको डिस्टेंड करवाने की कोशिश करता है ना, तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके बाद रिफ्लेक्स डायलेशन भी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो ये डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव फीडबैक करता है, मतलब उस चेंज को कम नहीं कर रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस कम नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती ही जाएंगी। एक कॉन्ट्रैक्शन फर्दर दूसरी कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाएगा, जिससे डिलीवरी ईजी होती है। थर्ड एग्जांपल होता है एलएच सर्ज का। एलएच सर्ज में क्या होता है, इंक्रीज जो होता है ना एलएच हार्मोन का, वो फर्दर और इंक्रीज करता है एलएच हार्मोन के रिलीज को। ये वाला पार्ट हम एंडोक्राइन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक हॉटकिंस साइकिल होती है, ये पार्ट तो मैं ही करवाऊंगा तुमको नर्व मसल फिजियोलॉजी में, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, और सेम चीज़ मैं आपको नर्व मसल फिजियोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा। क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड आया, वो आपको एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट पता है ना, इस तरीके से होता है। अब क्या होता है इस वाले पार्ट में, ये ना एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, मतलब इस तरीके से नहीं होता ये वाला पार्ट, ये चीज़ गलत है। ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है, उसके बाद कुछ थ्रेशोल्ड को रीच करता है। जैसे लेट कर लो, ये वाला पार्ट है -70 मिली वोल्ट पे, ये वाला पार्ट है -55 मिली वोल्ट पे। तो धीरे धीरे ना इसका पोटेंशियल मेम्ब्रेन का कम होना स्टार्ट होता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है उसके बाद स्पाइक आती है। आपको जब भी एक्शन पोटेंशियल बनाना है इस तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनाना होगा। तो अब ये होता कैसे है, इस मैकेनिज्म में ना, इस पर्टिकुलर पार्ट में जो ये वाला पार्ट है इतना सा, इस पार्ट में जो मैकेनिज्म चल रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, और उसका अप्रोप्रिएट जो नाम है वो है हॉटकिंस साइकिल। हॉटकिंस साइकिल में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने क्या किया, कुछ सोडियम आयंस को ओपन करे, बट वो सोडियम आयंस इतने सफिशिएंट नहीं है कि थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए। अब जो पर हर पोटेशियम, हर सोडियम चैनल का ना जो थ्रेशोल्ड होता है वो अलग अलग होता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का -55 नहीं होता, ये तो हम एवरेज कहते हैं कि -55 है, बट एक्चुअली क्या होता है, हो सकता है किसी का -59 हो, किसी का 54 हो। तो सबसे पहले 59 वाला खुलेगा, जितना ज़्यादा कम होता रहेगा, तो वो क्या करता है और सोडियम को अंदर भेजता है। मैं आपको फ्लो चार्ट पे बताता हूँ कि कुछ सोडियम आयंस, कुछ सोडियम चैनल्स ओपन हुए, ठीक है, यहाँ पे ना साथ साथ हम पोटेंशियल लिखते रहते हैं, लेट करते हैं -70 था, कुछ छोटा सा स्टिमुलस आया जिसके कारण -70 से -60 पे चला गया। एक सोडियम चैनल है अपने पास जो कि -60 पे खुल जाता है। अब ये ओपन हो जाएगा तो क्या करेगा, सेल के अंदर और सोडियम को भेजेगा, और यह पार्ट आपको पता होगा, बाहर सेल के पॉजिटिव होता है, अंदर सेल के नेगेटिव होता है। ये वाला पार्ट आपको पहले से ही पता होगा। तो अब सोडियम चैनल क्या करता है, -60 पे कुछ सोडियम चैनल्स खुल गए, वो सोडियम को अंदर भेजेंगे, वो अंदर भेजेंगे तो क्या करेंगे, अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, बाहर कुछ नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पार्ट को कंपनसेट करके -60 से और कुछ कम करके -58 कर देंगे। इस लेवल पे और सोडियम चैनल्स ऊपर हो जाएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है। जो और सोडियम चैनल्स इंक्रीज होंगे वो इस -58 को माइनस हो सकता है 55 कर दें, इस लेवल पे और सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है, एक सोडियम चैनल की ओपनिंग और सोडियम चैनल की ओपनिंग्स को फेवर कर रही है। इस साइकिल को आप हॉटकिंस साइकिल कहते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखना कि स्टिमुलस आएगा, कुछ सोडियम चैनल ओपन होंगे, उन सोडियम चैनल्स की ओपन होने की वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो और कम नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, जिसके कारण और सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, और साइकिल चलती रहेगी जब तक कंप्लीट डीपोलराइजेशन नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बेसिकली क्या है, नेगेटिव फीडबैक तो हमारा हर जगह ही चल रहा होता है, तो उसमें अपने पास तो अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं। पॉजिटिव फीडबैक में अपने पास सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स हो, जितने भी सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स है अपने को डिटेल में करने हैं। इसके बाद आता है अपने पास एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या होता है, ये पार्ट हम जीआईटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, एक
हार्मोन होता है, आपने सुना होगा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव कर देता है, जिसके कारण जो एक्टिव ट्रिप्सिन है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करवाता है, एंटेरोकाइनेज। अब एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाता है, तो ट्रिप्सिन के पास खुद के पास एबिलिटी होती है और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाने की। इस पार्ट को हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी कहते हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का मतलब एक ने इस ए ने बी को एक्टिवेट करा, बी ने फिर जिस एंजाइम के थ्रू ए से बी वाला पार्ट जा रहा है उसने उसी पार्ट को और स्टिमुलेट कर दिया, मतलब अपने ही फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स में यही होता है कि एक एंजाइम से दूसरा एंजाइम एक्टिवेट हो गया और वो एंजाइम फर्दर और एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा ना एक पार्ट दूसरे को काउंटरैक्ट कर रहा है, इनएक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेशन होती चली जाती है लास्ट तक। ठीक है, तो ये भी अपने पास पॉजिटिव फीडबैक में आता है। एक्शन पोटेंशियल ये मैंने गलती से रिपीट कर दिया है, ये वाला पार्ट सेम ही एक्शन पोटेंशियल जो अपन ने अभी डिस्कस करा था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉक। शॉक में भी स्पेसिफिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अनकम्पनसेटेड शॉक। अनकम्पनसेटेड शॉक एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह होता है जो कि बढ़ता ही जाता है और लास्ट में पर्सन को अल्टीमेटली डेथ होती है। ठीक है, ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीवीएस में, शॉक वाला। ठीक है, शायद प्रेरणा आई गेस डिस्कस करेगी शॉक वाला पार्ट। ठीक है, अब तो ये था बेसिकली अपना होम्योस्टेसिस या फिर फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस करा, सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, इसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, क्लॉड बर्नर्ड, वॉल्टर कैनन। ठीक है, इसके बाद कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या क्या एग्जांपल्स थे, नेगेटिव में क्या क्या एग्जांपल्स थे, ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट का। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, मतलब बहुत इजी वाला पार्ट है। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में हम ना बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कितना फ्लूइड है, कितना लिक्विड है। ठीक है, तो अपने पास टोटल बॉडी में 60% वाटर होता है। हमारा जितना भी वेट है ना उसका 60% जो होता है वो अपना टोटल बॉडी वाटर होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल जो लेके चलते हैं फिजियोलॉजिकली नॉर्मल बॉडी वेट हम 70 kg लेके चलते हैं। तो 70 का अगर आप 60% करोगे तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 42 लीटर्स कुछ आता है। ठीक है, तो अब इस 60% का मतलब टोटल 42 लीटर्स का जो 2/3 पार्ट होता है ना ये सेल्स के अंदर होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है वो 2/3 होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड हो गया वो सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो आईसीएफ कितना हो गया, इस 60% का 2/3 करोगे तो 40% और 1/3 करोगे तो 20%। ठीक है, तो 20%, तो ये आपको ना टर्म याद रखनी है, टोटल बॉडी वेट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर लिख देते हो ना तो वो आएगा अबाउट 33%। ये कैसे कैलकुलेट करा, 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर ये आएगा 33% और 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट ये आएगा 20%। ये पार्ट थोड़ा देख लेना, सिंपल मैथ्स है कि टोटल बॉडी वेट को अगर हम इस चीज़ के अकॉर्डिंग रिप्लेस करते हैं तो अपने पास 60% आता है ना, तो 60% का हम एक्चुअली 1/3 कर रहे हैं और टोटल बॉडी वेट में हम टोटल 100% का 1/3 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टोटल बॉडी वाटर वाले केस में जो टोटल बॉडी वाटर वाला केस है इसमें हम 60 का 1/3 कर रहे हैं और जो टोटल बॉडी वेट वाला जो कंसेप्ट है इसमें हम 100 का 1/3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट देख लेना। तो इसके बाद जो ईसीएफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्लाज्मा, ब्लड वाला पार्ट, इंटरस्टिशियम वाला पार्ट,
अब हमने इसमें पर्टिकुलरली प्लाज्मा पता है क्यों लिखा है, क्योंकि आरबीसीज का जो वॉल्यूम होगा ना वो हम आईसीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए हमने ईसीएफ में प्लाज्मा लिखा, ब्लड नहीं लिखा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इसके एग्जांपल्स होते हैं प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स की प्लूरल कैविटी के बीच में होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जॉइंट फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, सीएसएफ। ठीक है, ये उसके बाद कंपोजिशन लिखा है। 20% का जो 5% है वो प्लाज्मा है और बचा 15% अपने पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड नेग्लिजिबल होता है, हम इसको मेजर नहीं करते टोटल बॉडी वाटर के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर टोटल बॉडी वाटर डिपेंड करता है। टोटल बॉडी वाटर होता कितना है, 60%, इसका 40% आईसीएफ है, 20% ईसीएफ है। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है टोटल बॉडी वाटर। फर्स्ट होता है एज। एज इंक्रीज, अच्छा एक और बात, अगर फैट होगा ना, जहाँ पे जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, ये पार्ट एक याद रखना, इससे आपको इजीली समझ आ जाएंगे सारे के सारे फैक्टर्स। जैसे एज है, एज इंक्रीज होने के साथ साथ टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज होता है। टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज क्यों होता है, इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा होता है, एडल्ट्स में उससे कम और एल्डरली में उससे कम। अब ये क्यों डिक्रीज क्यों होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है डीजेनरेशन होती रहती है, मसल्स कम होते रहते हैं, सारा पार्ट मतलब डीजेनरेट करता रहता है, तो हमारा टोटल बॉडी वेट डिक्रीज होता रहता है, कंपैरेटिवली डिक्रीज होता रहता है, मसल मास कम होता रहता है, जिसके कारण टोटल बॉडी वाटर भी कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है फैट। अब फैट जितना ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि उतना ज़्यादा फैट इंक्रीज होने से टोटल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया गलती से, फैट इंक्रीज होने से टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज होता है। सॉरी, जो फैट इंक्रीज होता है ना उससे टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज होता है, क्योंकि जो पार्ट फैट एक्यूमुलेट कर लेगा वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, वाटर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता तो टोटल बॉडी वाटर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो जो फीमेल्स होती हैं उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होने के कारण टोटल बॉडी वाटर कम होता है मेल्स में। इसके बाद ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो फैक्टर्स है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये ना सिंपल केमिस्ट्री है, आपको एक फॉर्मूला याद है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हमने क्या करना है, V को इस साइड लेके जाएंगे, P इज इक्वल्स टू सी आर टी हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, अपने को ना ये पार्ट कांस्टेंट रखना है, एन, एन मतलब मोल्स। मोल्स जब कांस्टेंट होते हैं तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2 या फिर P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। तो प्रेशर की जगह जब हम सिर्फ हम कंसंट्रेशन से हमने चेंज कर दिया है, बाकी फॉर्मूला एग्जैक्ट रहेगा। इस बेसिक सी चीज़ के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेजर कैसे करते हैं हम बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स को। तो अपने को ना इसके लिए जो टेक्निक होती है उसका नाम होता है डाई डाइल्यूशन टेक्निक या फिर इंडिकेटेड डाइल्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा बॉडी कंपार्टमेंट है ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक डाई है ना, डाई को इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करने के बाद वो इसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगी। अब डिजोल्व होने के बाद अपने को पता है अपन ने कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दी थी डाई की, कोई पर्टिकुलर अमाउंट दिया था, लेट कर लो 5 मिलीग्राम डाई हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी। इसके बाद अब मोल्स तो सेम ही है, मतलब डाई 5 मिलीग्राम में तो 5 मिलीग्राम ही बॉडी के अंदर होगी, तो मोल्स सेम होने के कारण C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब C1V1 अगर C2V2 के इक्वल है तो हम पहले कंसंट्रेशन देख सकते हैं डाई की कितनी थी, कितना वॉल्यूम हमने इंजेक्ट करा डाई का वो देख सकते हैं, कितनी कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में है वो देख सकते हैं, और उसके बाद जो ये वॉल्यूम होगा ये अपने को मेजर करना है, कितना वॉल्यूम हमारा बॉडी के अंदर है। ये और क्लियर हो जाएगा आपको, एक सेकेंड बस। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन की वजह से जितनी डाई हमने इंजेक्ट करी थी उतनी ही बॉडी के अंदर होगी, तो जितनी हमने अमाउंट इंजेक्ट करा है उतना ही कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जितना इंजेक्ट करा है ना उसकी कंसंट्रेशन पता है अपने को, उसका वॉल्यूम पता है अपने को।
ठीक है। और जितना अमाउंट कंपार्टमेंट में है, हम इसके बाद क्या करते हैं, हमने डाई इंजेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद जब पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना बॉडी के अंदर, हम इंजेक्शन के थ्रू एक सैंपल ले लेते हैं ब्लड का, जिससे हमको उसकी कंसंट्रेशन पता चल जाती है, C2 पता चल जाता है अपने को। बट हमको वॉल्यूम तो नहीं पता चलेगा उस कंपार्टमेंट का। हम उस वॉल्यूम को कैसे कंपार्टमेंट को करेंगे, क्योंकि C1 पता है अपने को, V1 पता है अपने को, C2 पता है अपने को, तो हम V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये V2 वही है जो कंपार्टमेंट के अंदर डाई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं कंपार्टमेंट का। बेसिकली क्या किया अपन ने, डाई इंजेक्ट करी, डाई को हमने थोड़े टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहने दिया जिससे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उसके बाद हमने एक सैंपल लिया ब्लड का और उसके अंदर कंसंट्रेशन मेजर कर ली। हमने जो डाई दी थी, हमको उस डाई की कंसंट्रेशन पता था, उस डाई का वॉल्यूम पता था। लेट कर लो हमने ना 5 मिलीग्राम पर ml की कंसंट्रेशन वाली 5 ml की सिरिंज से डाई इंजेक्ट करी, तो अपने को C1 पता चल गया, V1 पता चल गया। हमने जो सैंपल निकाला ब्लड का, उससे हमको C2 पता चल गया। अब उसके बाद V2 के लिए क्या होगा, V2 हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ना पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आइडियल इंडिकेटर के। हाँ एक सेकेंड, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक चल रहा है ना। ओके ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं आइडियल इंडिकेटर के। आइडियल इंडिकेटर क्या होता है, हम बेसिकली डाई की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी डाई अपने को देनी चाहिए बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जोन से कंपार्टमेंट के लिए मेजर कर रहे हैं, ECF के लिए मेजर कर रहे हैं, ICF के लिए मेजर कर रहे हैं, प्लाज्मा के लिए मेजर कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए मेजर कर रहे हैं, तो उस कंपार्टमेंट के अंदर ही रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि लेट कर लो अपने को ब्लड का कंपार्टमेंट मेजर करना है, तो हम कुछ ऐसी डाई देखेंगे जो सेल के अंदर ना जाती हो, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना करती हो, सिर्फ ब्लड के अंदर रहती हो। तीसरा पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए उसका, कि वो डाई मेटाबोलाइज होकर खत्म ही हो जाए। इवेंचुअली वो इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। इवनली स्प्रेड होने का मतलब ये नहीं कहीं पे डाई ज़्यादा इकट्ठी हो गई, कहीं पे कम। इसके बाद वो एक्सक्रीट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी किडनीज उसको एक्सक्रीट नहीं करेंगी। इसके बाद आता है, हाँ मतलब बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल इंडिकेटर के लिए। अब एक्सक्रीशन वाले पार्ट से ना एक और फॉर्मूला आता है, लेट कर लो कुछ ना कुछ तो एक्सक्रीट होएगी, 100% तो कुछ होता नहीं है। अब अगर वो एक्सक्रीट हो जाएगी ना, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, हम एक्सक्रीशन वाली टर्म भी ले लेते हैं। एक्सक्रीशन वाली टर्म क्या होगी, जो हमने अमाउंट इंजेक्ट करा है उसमें से ना जो मेटाबॉलाइज हो गया या फिर एक्सक्रीट, यहाँ सॉरी एक्सक्रीट आएगा, ठीक है, कुछ एक्सक्रीट हो गया या मेटाबोलाइज हो गया, तो उस पार्ट को माइनस करके हम V2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि कौन कौन सी डाइज हम यूज़ करते हैं या कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए। ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शैलजा मैम ने डिटेल में डिस्कस करवाया था, और जो अपना फर्स्ट जनरल फिजियो का टेस्ट हुआ था उसमें पूछा भी था। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टोटल बॉडी वाटर के लिए। टोटल बॉडी वाटर के लिए हम कौन सी डाई यूज़ करते हैं, ये सारा का सारा ना रटने वाला पार्ट है। अमीनोपायरिन एक ड्रग एक डाई होती है, इसी तरीके से हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं हम टोटल बॉडी वाटर को मेज़र करने के लिए। ECF को मेज़र करने के लिए हम इंसुलिन, मैनिटोल, सुक्रोज वगैरह मेज़र करते हैं। बेसिकली क्या है, जो टोटल बॉडी वाटर कौन मेज़र कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ मेज़र कर सकती है ना जो ब्लड के अंदर भी जाए, सेल के अंदर भी जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जाए। तो वाटर का बस हमने आइसोटॉप चेंज कर दिया, वाटर तो हर जगह जाता है, वाटर को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होती। तो हम हैवी वाटर का यूज़ किस लिए कर सकते हैं, टोटल बॉडी वाटर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, तो टोटल बॉडी वाटर को मेज़र करने के लिए मोस्ट कॉमन सब्सटेंस जो यूज़ होता है वो हैवी वाटर ही होता है। रेडियो एक्टिव वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रेफर हम हैवी वाटर करते हैं। इसके बाद अमीनोपायरिन
भी इम्पॉर्टेंट है जो हम टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अमीनो पायरिन को ना एंटी पायरिन भी कहते हैं, ठीक है, ये एक टर्म याद कर लेना, इसको एंटी पायरिन भी कहते हैं। इसके बाद ईसीएफ को मेजर करने के लिए इंसुलिन, मैनिटोल और सुक्रोज का यूज़ करते हैं। ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब आईसीएफ को छोड़ के बाकी जो भी बचा, मतलब सेल के अंदर नहीं जाएंगी ये सारी चीज़ें। सुक्रोज सेल के अंदर नहीं जाता, इनुलिन सेल के अंदर नहीं जाता, मैनिटोल भी सेल के अंदर नहीं जाता, तो हम इनको ईसीएफ मेजर करवा सकते हैं। अब अपने को टोटल बॉडी वाटर पता चल गया, ईसीएफ भी पता चल गया। आईसीएफ निकालना बहुत आसान है, टोटल बॉडी वाटर में से ईसीएफ को माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके लिए हमने इंडिकेटर नहीं बनाया, हम क्या करते हैं, अमीनो पायरिन दे दिया एक बार, टोटल बॉडी वाटर मेजर कर लिया, उसके बाद इनुलिन दे दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेजर कर लिया, आईसीएफ के लिए दोनों को माइनस कर दिया। इसके बाद आता है अपने पास मेजर करने के लिए प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम में अब अपने को क्या मेजर करना है, प्लाज्मा वॉल्यूम किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या चीज है, ये जैसे कि ब्लड वेसल है, ये सेल्स हैं, सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। तो तीन बेसिक चीजें अपने पास, ईसीएफ में दो चीजें हैं, एक तो ब्लड और एक इंटरस्टिशियम। आईसीएफ में क्या है, सेल, ठीक है। अब अपन ने आईसीएफ मेजर कर लिया, ईसीएफ मेजर कर लिया, टोटल बॉडी वाटर मेजर कर लिया। अब हम मेजर करें प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ब्लड वेसल के अंदर रहेगा ये वाली चीज। इसमें देखो टोटल बॉडी वाटर में क्या था, ब्लड वेसल के अंदर भी जा रही है वो चीज जो हमने इंजेक्ट करी है, सेल के अंदर भी जा रही है वो चीज, और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी जा रही है। ईसीएफ को मेजर करवाने के लिए कहाँ कहाँ पे जा रही है, ब्लड वेसल में जा रही है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रही है, सेल्स के अंदर नहीं जा रही, ठीक है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम को कैसे मेजर करोगे, इसमें हम जो डाई यूज करते हैं वो यूज करते हैं इवांस ब्लू या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन लेबल्ड एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा में इसके अंदर रहता है, ब्लड वेसल के अंदर रहता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी, मतलब इस वाली मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं करता, एंडोथीलियम को क्रॉस नहीं करता, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही नहीं जाता, तो सिर्फ प्लाज्मा को मेजर करेगा। अब अगर अपने को इंटरस्टिशियल फ्लूइड मेजर करना है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर में दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अपन ने कैलकुलेट कर लिया, प्लाज्मा वॉल्यूम अपन ने कैलकुलेट कर लिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली पांच चीजें हैं, टोटल बॉडी वाटर, ईसीएफ, आईसीएफ, प्लाज्मा वॉल्यूम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टोटल बॉडी वाटर कैसे मेजर करा था, जो हर तरफ जाएगी जो चीज़, ईसीएफ जो सेल्स के अंदर नहीं जाएगी, और प्लाज्मा वॉल्यूम जो सिर्फ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वेसल के अंदर रहेगी। तो आईसीएफ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमने कैसे मेजर करे, इनडायरेक्टली। इधर ब्लड वॉल्यूम मेजर करना है, ब्लड वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, एक हिमेटोक्रिट एक चीज होती है, या फिर इसी को हम पीसीवी भी कहते हैं, ये पार्ट हम हिमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपको वहाँ पे डिटेल में समझ आ जाएगा। जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्लाज्मा को मल्टीप्लाई कर दो हिमेटोक्रिट के साथ, या फिर ब्लड वॉल्यूम आपको मेजर करना है तो ये 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट रटने वाला पार्ट है कि ब्लड वॉल्यूम हमारा 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, और हम इसको इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्लड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या होते हैं, जितना परसेंटेज आरबीसी का होता है ना, उस चीज को हम हिमेटोक्रिट कहते हैं। ये फॉर्मूला हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिमेटोलॉजी में, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, जितना प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस हिमेटोक्रिट के साथ। अगर आपको वैल्यूज के साथ अगर देखना है तो प्लाज्मा वॉल्यूम ना जैसे 3 लीटर होता है, हिमेटोक्रिट अपने पास 45% होता है, 45% का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.45, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, 3 डिवाइडेड बाई 0.55 अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लीटर या फिर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर आ जाता है, जो कि ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस छोड़ देना, अगर करके देखने हो तो ना ये स्लाइड में आपको दे दूंगा, ये बेसिकली इस फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। कहाँ गया वो फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला पे, ये वाला जो फॉर्मूला था
इस वाले पे बेस्ड है ये क्वेश्चंस। ये अपने उसमें आते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस में, मतलब टेस्ट में पूछते नहीं अपा से। इसके बाद ये बस अपने को इतना ही डिस्कस करना है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में कि ये आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि टोटल बॉडी वाटर में कहाँ कहाँ पे कितना वाटर होता है, किस कंपार्टमेंट में कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, और उस इंडिकेटर से हम किस चीज़ की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाई डाइल्यूशन टेक्निक या फिर इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल, जिससे हम मेज़र करते हैं ये वाला पार्ट, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है अपना आज का, जो कि है मॉलिक्यूलर मोटर। मॉलिक्यूलर मोटर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपका ऑलमोस्ट पूरी फिजियोलॉजी में यूज़ होता है, लगता नहीं यूज़ होता है बट होता है, इनडायरेक्टली यूज़ होता है। अब मॉलिक्यूलर मोटर क्या चीज़ है, मैं आपको ना एक डायग्राम दिखाता हूँ, बहुत बहुत अच्छा डायग्राम है ये। जो ये चीज़ है ना, ये मॉलिक्यूल है, सिर्फ इतना सा, सिर्फ ये मॉलिक्यूल जो कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, इस तरीके से, सिर्फ इतने मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मोटर। इस मॉलिक्यूलर मोटर को हम डेफिनेशंस वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। होता क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। इस पार्ट को आप समझ सकते हो पैर की तरीके से, मतलब लेग्स वाला पार्ट समझ सकते हो, इसको आप समझ सकते हो हैंड्स। ये कंप्लीटली मैं आपको ना एनालॉजी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ये वाला पार्ट चलता है, किसी चीज के ऊपर चलता है, और ये वाला पार्ट क्या करता है, किसी सामान को लेता है, मतलब सामान को पकड़ता है, मतलब पकड़कर, ये इसकी बॉडी हो गई और ये चलने वाला पार्ट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर मोटर इस सब्सटेंस को कैरी करती है और इस सब्सटेंस के ऊपर चलती है। बेसिकली मॉलिक्यूलर मोटर सब होती क्या चीज़ है, डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर कार्गो, कार्गो का मतलब होता है व्हीकल या फिर कोई चीज़ जो ट्रांसपोर्ट करती है, जो कि हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस सेल पार्ट्स, ऑर्गेनेलीज, प्रोटीन्स विद इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर किसी चीज़ की मूवमेंट जो होती है ना, वो इन मॉलिक्यूलर मोटर्स की वजह से होती है। इनके दो डोमेन होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक जो कि अटैच होता है किसी चीज़ के साथ, जो कि चलने में हेल्प करता है, लेग वाला पार्ट, और एक डोमेन, सॉरी, एक डोमेन जो कार्गो के साथ अटैच होता है, ये होता है जो कि जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, किसी एक वेसिकल को उठा कर जो ट्रांसपोर्ट करेगा ना, वो वाला पार्ट। और एक जो अटैच होगा किसी चीज़ के साथ, अब वो किस चीज़ के साथ अटैच होता है ना, उसके बेसिस पे हमारे पास मॉलिक्यूलर जो मोटर्स होती हैं, हम ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्लासीफाई करते हैं। मतलब कि ये जो लेग्स हैं, ये हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चले, हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चले। अगर ए प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी तो अलग टाइप की मॉलिक्यूलर मोटर होगी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगी तो अलग टाइप की मॉलिक्यूलर मोटर होगी। इस बेसिस पे ना हमने मॉलिक्यूलर मोटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड, माइक्रोफिलामेंट बेस्ड। अगर जो प्लेटफॉर्म है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूलर बेस्ड। अगर ये माइक्रोफिलामेंट्स का बना हुआ है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर। अब माइक्रोफिलामेंट का ना जो क्लासिक एग्जांपल होता है माइक्रोफिलामेंट का, वो होता है अपने पास मायोसिन, सॉरी एक्टिन। ठीक है, तो हम इन मॉलिक्यूलर मोटर्स को हम बोलते हैं एक्टिन बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स या फिर मायोफिलामेंट बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर्स। दूसरी होती है अपने पास माइक्रोट्यूब्यूल वाली। माइक्रोट्यूब्यूल तो इसका नाम ही होता है माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मॉलिक्यूलर मोटर में मूवमेंट किसके ऊपर हो रही है, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, काइनेजिन एंड डाइनिन। ये एक्चुअली वो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये क्या चीज़ है, या तो काइनेसिन है या डाइनिन है। ठीक है, चल किसके ऊपर रही है, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, ये वाला जो भी पार्ट है ना, ये वाला पार्ट छोड़ सकते हो, ये फालतू बकवास लिखी हुई है। मेन पार्ट अपने को इतना याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड जो मॉलिक्यूलर मोटर्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर चलती हैं
और काइनेसिन और डाइनिन की बनी होती है। जो फिलामेंट बेस्ड जो मॉलिक्यूलर मोटर्स होती हैं, मायोफिलामेंट के ऊपर चलती है और मायोसिन की बनी होती है। ठीक है, तो एक डायग्राम से आप देख सकते हो चलते किस तरीके से हैं। ये जो पार्ट है ना, ये जो इनके लेग्स दिखा रखे हैं, ये या तो काइनेसिन है या डाइनिन है या फिर ये है मायोसिन। ठीक है, चल किसके ऊपर रहे हैं, या तो माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर या माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट को मायोफिलामेंट भी कहते हैं या एक्टिन भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो एक्टिन के ऊपर चल रही है, एक्टिन के ऊपर सिर्फ मायोसिन चल सकता है। ठीक है, और डाइनिन और जो काइनेसिन है सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर चलते हैं। तो इसमें ना डिफरेंसेस पूछते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है इन क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मोटर की डेफिनेशन। उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो किसी सब्सटेंस को कैरी करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है बहुत अच्छा, ये मॉलिक्यूलर मोटर है, इस चीज़ के ऊपर चल रही है और इस सब्सटेंस को इसने कैरी कर रखा है। तो चलती किस तरीके से है, मतलब जैसे हम चलते हैं ना नॉर्मल लेग्स वाला पार्ट, इसी तरीके से पहले फर्स्ट लेग आगे जाएगी, फिर दूसरी लेग आगे जाएगी, फिर फर्स्ट वाली फिर आगे जाएगी, इसी तरीके से। तो ये पार्ट होता है मॉलिक्यूलर मोटर्स का। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करा है सिंप्लीफाई करने का। मॉलिक्यूलर मोटर्स में बस ये लिखना है आपको, डेफिनेशन, फिर उनके डोमेन्स। इसको दो टाइप्स की होती है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड, मायोफिलामेंट बेस्ड। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देना, जैसे एक तरफ माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड और एक मायोफिलामेंट बेस्ड। इसको एक्टिन बेस्ड भी कहते हैं। इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, मायोसिन चलता है, इसके ऊपर कौन चलता है, काइनेसिन या फिर डाइनिन। चलते किसके ऊपर है, यहाँ एक्टिन के ऊपर चलते हैं, यहाँ किसके ऊपर चलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो बस यही पार्ट है मॉलिक्यूलर मोटर्स में। ये वाली स्लाइड भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आज का लास्ट टॉपिक होता है अपना एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। इसमें ना डिटेल्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको। अगर आपने पैथो स्टार्ट कर रखी है तो आपको अच्छे से पता होगा एपोप्टोसिस नेक्रोसिस कितना डिटेल वाला पार्ट है, और मतलब पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, फिजियोलॉजी में ना सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस पूछते हैं। इस वाले पार्ट में कुछ भी समझाने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटने वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली, कि एपोप्टोसिस में क्या होता है और सॉरी नेक्रोसिस में क्या होता है। तो ये टेबल भी मैं आपको ना भेज दूंगा। बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, बट नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है। इसके बाद जो इन इवेंट्स वगैरह डिस्क्राइब कर रखे हैं ना, ये सारे पैथोलॉजी वाले हैं, जो कि आपको डिफरेंसेस के फॉर्म में थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ। बाकी कंप्लीटली रटने वाला पार्ट है। इसमें मेन क्या होता है एपोप्टोसिस में, सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है ना, ये मेंटेन रहती है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसका फ्रेगमेंट कर जाता है। मतलब जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो ये फ्रेगमेंट डायरेक्टली नहीं होता, फ्रेगमेंट पहले ये छोटा होना स्टार्ट होगा, कंडेंस होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल छोटा होने के बाद इसके लास्ट में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। नेक्रोसिस में या तो पिक्नोसिस होगी या कैरियोरेसिस होगी या कैरियोलाइसिस होगी। रट लो इन टर्म्स को, मैं वैसे बता सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं है। पिक्नोसिस में क्या होता है, एक में कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक में फ्रेगमेंटेशन होती है और एक में लाइसिस हो जाती है। ये पार्ट डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वाली टेबल को सिर्फ एक बार देख लेना, और 99% केसेस में एपोप्टोसिस नेक्रोसिस फिजियोलॉजी में पूछेंगे भी नहीं। ये शैलजा मैम ने करवाया था बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जनरल फिजियो में। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार आप ये वाला पार्ट। तो जनरल फिजियो में ना अपन ने क्या क्या डिस्कस करा है, सेल एडेशन डिस्कस करा था सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिस्कस करा अपन ने, होम्योस्टेसिस और फीडबैक सिस्टम्स डिस्कस करे, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट डिस्कस करा, मॉलिक्यूलर मोटर वाला कंसेप्ट डिस्कस करा, और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में सिर्फ डिफरेंसेस वाली टेबल है, ये मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, मतलब आज शाम तक, मतलब 10 बजे से पहले पहले मैं आपको ये पार्ट भेज दूंगा, पूरे स्लाइड्स। ठीक है, आप देख लेना। आपको कोई अगर डाउट लगता है तो अभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, और रिवीजन करते रहना। ठीक है, बेसिकली इतना ही पार्ट था। किसी को कुछ पूछना है, डाउट? गाइस यहीं पे हो या फिर
गए हुए हो? नहीं, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ।